आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि आई इफेक्ट के बारे में। तो अपन ने कुछ इफेक्ट पढ़े थे, पहले इफेक्ट के नाम पढ़े थे। उसमें से बहुत सारे इफेक्ट आपको परमानेंट इफेक्ट थे और एक इफेक्ट आपका टेम्परेरी था। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में अपन ने लिखा था। अब कुछ पॉइंट्स अपने को यहाँ पे डिस्कस करने हैं। पहला है, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए कि ये कार्बन और किसी, यहाँ पे कोई हेलोजन लिखा हुआ है, मान लीजिए क्लोरीन लगा हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। मैं EN लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है और इसकी ज़्यादा है। तो इस आपको पता है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। होना क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होना चाहिए। बट जिसकी अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी ओर शिफ्ट करके रखता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे, इन इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो गई किधर, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था उसकी तरफ। इसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का खिंचाव, ऐसे बोल सकते हो आप लोकल लैंग्वेज में। इलेक्ट्रॉन का खिंचाव मतलब इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखेगा। दूसरा पॉइंट इसमें अपन जो लिखेंगे, और इसमें सिर्फ और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, पाई बॉन्ड की नहीं, सिग्मा बॉन्ड ओनली। तो इसमें अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखना है तो अपन सिग्मा बॉन्ड ही देखेंगे ओनली। तो पहला क्या पॉइंट हुआ कि इलेक्ट्रॉन का मतलब एक तरह से लोकलाइजेशन हो गया या अट्रैक्शन हो गया सिग्मा बॉन्ड में, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी तरफ। तो यहाँ लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन भी, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि ऐसा नहीं है कि पूरे इसके पास ही चले गए, अभी भी कार्बन में इसका हिस्सेदारी है। तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा किसका, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्यों, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट अपन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में ही देखते हैं। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसकी तरफ सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट या पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन एक सिंबल यूज़ करेंगे, डेल्टा। इसका डेल्टा का मतलब होगा पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। एक तो अपन जैसे NaCl पढ़ते थे, तो इलेक्ट्रॉन होते थे ना, बॉन्ड जैसे टूटता था NaCl पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन ले जाता था। तो ये तो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हो जाता था कि क्लोरीन पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन ले गया। तो ये क्या हो गया था आपका, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट। तो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होते ही इसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट। जबकि यहाँ इंडक्टिव में अपन क्या पढ़ेंगे, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जैसे ही पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको अपन कैसे दिखा सकते हैं, जैसे कार्बन और क्लोरीन में अगर दिखाएंगे तो ये कार्बन है, ये आपका क्लोरीन है, और इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं पार्शियली। तो अब इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव नहीं दिखाएंगे, डेल पॉजिटिव दिखाएंगे, इसको डेल नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये बात तो कॉमन सी है। चलिए, तो पार्शियल लोकलाइजेशन का मतलब समझ में आया आपको, और सिग्मा बॉन्ड का ही होगा, और किसकी तरफ होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो सिग्मा बॉन्ड ओनली। तीसरा पॉइंट होता है, हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसको अपन लोग 0 मान के चलते हैं। ठीक है, मतलब एक स्केल मेजर कर लिया अपन ने कि हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट कितना होगा, 0 मान लिया। तो इसको एज्यूम किया गया है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ एज्यूम्ड, मतलब 0 मान लिया गया। क्यों होता है, कोई इसके पीछे नहीं है रीज़न, बस 0 मान के चल रहे हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कोई चीज़ आप कहीं से आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो आप कोई ना कोई इनिशियल पॉइंट फिक्स कर दोगे, उसका कोई कारण थोड़ी होता है। वैसे ही हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 मान करके अपन फिक्स करते हैं। जो हाइड्रोजन से आगे होंगे वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जो पीछे होंगे वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और एक पहले ही बात ये तो कर ही चुके हैं कि ये परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, और अगला जो पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, तो इसको मैं ऐसे लिखा देता हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना, आई इफेक्ट,
वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। आगे बात समझ में? इन्वर्सली का मतलब होता है कि उल्टा है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो यहाँ लिख देंगे अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है। और 3 कार्बन के बाद में, आफ्टर 3 कार्बन, कोई कार्बन की लंबी लंबी कंपाउंड में चैन दी होगी, तो 3 कार्बन के बाद में या 4 कार्बन के बाद में इंडक्टिव इफेक्ट आपका 0 हो जाएगा। आफ्टर 3 कार्बन आई इफेक्ट कितना हो जाएगा? 0। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और ये फॉर्मूला भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बात समझ में आपको? तो ये इंडक्टिव इफेक्ट की बात हो गई, ये इसके कुछ पॉइंट थे। अब जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन को खींचना। अब आपने देखा होगा कि क्लोरीन ने अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो हो सकता है कोई एटम ऐसा भी हो जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं, वो इलेक्ट्रॉन को धक्का दे। तो उसी बात में अपन बात करते हैं कि आई इफेक्ट होता है 2 टाइप का, एक होता है माइनस आई और दूसरा होता है प्लस आई। माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को खींचना, जो खींचेगा तभी तो उसके ऊपर में नेगेटिव आएगा। और प्लस आई का मतलब तो प्लस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन उससे दूर हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का धक्का देना या पुश करना। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको आई इफेक्ट के बारे में होनी चाहिए। अब क्या होता है, अब आई इफेक्ट्स अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं आई इफेक्ट पे। तो पहले एक आई इफेक्ट का ऑर्डर होता है, तो आई इफेक्ट का ऑर्डर अपने को याद करना पड़ेगा। ये बात सारी समझ में आ गई ना आपको? ओके, ये सारे पॉइंट्स थे। अब अपन आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखते हैं। तो पहला अपन लिखते हैं माइनस आई का ऑर्डर। देखो, इसको माइनस आई का ऑर्डर आपको पूरा का पूरा ऑर्डर याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसको लिखते कैसे हैं? पहले लिखेंगे कंप्लीट पॉजिटिव। आपको बहुत सारी सीरीज दे देंगे, 2017 में या 18 में क्वेश्चन भी आया था जिसमें कंप्लीट पॉजिटिव को सबसे पहले आगे रखेंगे अपन। ठीक है, और उसमें भी कैसे? मान लीजिए आपके पास में 2-4 स्पीसीज आ जाएगी जिसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव होगा, तब आप क्या करोगे? तब आपको करना पड़ेगा कि भाई जो कंप्लीट पॉजिटिव है, जिनके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव दिया है, उन सबको आप सबसे आगे रखोगे। ठीक है, सबसे आगे रख लोगे। उसके बाद में क्या रखोगे? और उसको भी किस, मान लीजिए 2 दे दिया आपको, जैसे कि OR2+ और NR+3 ये दे दिए। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसको सबसे आगे रखोगे। तो सबसे पहले कंप्लीट पॉजिटिव को रखना है, उसको भी EN के बेसिस पे। ये पूरा ऑर्डर आपको एकदम याद भी होना चाहिए, एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आप करोगे मल्टीपल बॉन्ड। MB लिख रहा हूँ मैं, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड पूरा लिखता हूँ, मल्टीपल बॉन्ड। पहले क्या लिया आपने? कंप्लीट पॉजिटिव, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, इसको भी EN के बेसिस पे। उसके बाद में सिंगल बॉन्ड या फिर सीधे सिंपल से सिंगल बॉन्ड में भी EN के बेसिस पे। ठीक है, अब मैं आपको लिखाता हूँ कुछ चीज़ें, एक फिक्स ऑर्डर जो आप हर किसी किताब में देखते हो। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का अगर आपको आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखना, आई कौन सा? माइनस आई। हेलोजन माइनस आई लगाते हैं। ठीक है, तो माइनस आई कौन लगाएगा? हेलोजन लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड वाले में आ रहे हैं। यहाँ पे कोई कंप्लीट पॉजिटिव है नहीं, ना ही कोई मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड वाले हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड या सिंगल स्पीसीज है। ठीक है, अब इनकी किस बेसिस, ओनली सिंगल बॉन्ड का क्वेश्चन दे दिया आपको, तो आप क्या करोगे? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे आप आई का ऑर्डर लिखोगे। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा। तो माइनस आई में क्या होता है, यहाँ पे माइनस आई अगर है, यही लिख देते इसी में। देखो माइनस आई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खींचना। तो माइनस आई किसका ज़्यादा होता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ओके, तो यहाँ अगर आप ऑर्डर देखोगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आया हुआ है, तो ये तो आप आसानी से कर लोगे। अब उसके बाद में अगर आप देखोगे तो आपके पास में अगला आएगा
लंबा सा ऑर्डर मैं लिख ले रहा हूँ पहले, फिर आपको समझाता हूँ। OR2 प्लस, फिर NR3 प्लस, फिर NF3 प्लस लिखता हूँ, ठीक है। फिर NR3 प्लस, पॉजिटिव लगा है, कंप्लीट पॉजिटिव। फिर NH3 प्लस, ठीक है। फिर आता है NO2। NO2 में आपको पता है मैं इसकी स्ट्रक्चर ओपन करके ही दिखता हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, दिखाना जरूरी है, NO2। फिर अपन लिखते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड OH, ठीक है। उसके बाद यहाँ आता है हेलोजन, फिर आता है O और R, ये सिंगल बॉन्ड वाले सारे, फिर O और H, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर NH2। मैं पूरा समझाऊंगा आपको, पहले लिख रहा हूँ। फिर बेंजीन, और फिर आएगा आपका डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये ऑर्डर है। तो पहले यहाँ तक आपका चल रहा है कंप्लीट पॉजिटिव। कंप्लीट पॉजिटिव वालों को सबसे आगे रख दिया। क्या लिखेंगे यहाँ पे? कंप्लीट पॉजिटिव। फिर आप देखोगे इनको लिखा है, ये क्या है? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड कौन से? डिफरेंट एटम वाले। तो इसमें क्या लिख दोगे आप? मल्टीपल बॉन्ड। और ये क्या हो गए? सिंगल बॉन्ड वाले। सिंगल बॉन्ड या फिर मल्टीपल बॉन्ड, वो सेम एटम के बीच वाला, हाइड्रोकार्बन हो गया। ये हो गए सिंगल एटम या सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड या फिर सिंगल एटम। तो मल्टीपल बॉन्ड वालों को सबसे पहले आगे रखा। अब इसमें क्या रखा? देखो इसमें ऑक्सीजन और एक तो ऑक्सीजन है, 3 नाइट्रोजन है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन को आगे रख दिया। और इनको कैसे याद रखोगे? इसको याद रखोगे फरहान, ऋतिक, हीरालाल। इसको ऐसे याद रखते हैं। इसको मैं यहाँ अलग से एक बार लिख के दिखाता हूँ आपको। NF3, NR3 और NH3। ना फरहान, ना ऋतिक, R फॉर ऋतिक, ना हीरालाल, ठीक है। ओके, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ऐसे याद रख लोगे आप। और ऑक्सीजन आगे क्यों आया? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपको ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे ऑक्सीजन तो है नहीं, सेंट्रल एटम यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसी NO2 को आगे रखा। ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड की EN ज़्यादा होती है, ठीक है, इसीलिए इसको आगे रखा। फिर डबल बॉन्ड को रख दिया। तो ये समझ में आ गया आपको। तो पहले कंप्लीटली पॉजिटिव, फिर मल्टीपल बॉन्ड, उसको भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। अब सिंगल बॉन्ड, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है। अब इन दोनों में कंपेयर कैसे करोगे? और ये तो वापस वही आ गया, R आ गया, ये R आ गया और ये H आ गया। तो R जो होता है वो S से आगे आता है। नाइट्रोजन वाले से कंपेयर कर दोगे ऋतिक और हीरालाल से, तो ऋतिक आगे आ जाएगा हीरालाल से। फिर आ जाएगा ये पहले हेलोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आ जाएगा आपका ये कार्बन। आप बोलो कि नाइट्रोजन आगे आना चाहिए था, यहाँ नाइट्रोजन आना चाहिए था ना, क्योंकि अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब बात करते हैं तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। बट ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो जनरली क्या होता है, मैं यहाँ पॉइंट लिख रहा हूँ, जनरली नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन इस कार्बन से ज़्यादा होती है, ये EN का ऑर्डर है। बट अगर आपका कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये कब बात होती है? sp2 या sp3 हो। तो अगर sp2 या sp3 हो, उस कंडीशन में साइन ऐसा ना आकर के ऐसा आता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। यहाँ कार्बन sp है,
इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई। तो अगर ज़्यादा हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फिर क्या हो जाएगी बात आपकी, ये इन दोनों को आपके एक्सप्लेन कर रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा हो गई तो वो पहले आ जाएगा, फिर NH3, उसके बाद में नाइट्रोजन आ गया। अब ये तो सिंपल कार्बन है, बेंजीन में sp2 कार्बन होता है, sp2 वाला तो नाइट्रोजन के बाद ही आता है, और बेंजीन में ज़्यादा डबल बॉन्ड है, इसमें कम है, इसलिए पीछे आ गया। तो ये ऑर्डर आपको कंप्लीट याद होना चाहिए। पहले कंप्लीट पॉजिटिव लिखा, फिर मल्टीपल बॉन्ड लिखा, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड वाला लिख दिए। और कैसे अपन ने कंपेयर किया, एक बार वीडियो को पॉज करिए, इसको लिखिए, और एक बार दो या तीन बार इसको पढ़िए, और फिर से बिना देखे लिखने की ट्राई कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कार्बन की एक ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए लिखा दूँ मैं आपको, sp कार्बन की सबसे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉनिक, फिर sp2 कार्बन की होती है, फिर sp3, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये मैं आपको पीरियोडिक टेबल में भी ये वाला पॉइंट से लिखाया था, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है, इसका ऑर्डर ये आता है, ठीक है। तो ऑर्डर आपने लिखना सीख लिया। कभी कभी सिंगल इनका भी आता है, तो इनका लिखा देता हूँ, वैल्यू लिखा देता हूँ। sp की होती है, वैल्यू याद नहीं करनी, बस लिखा देता हूँ, 3.25 होती है, और इसकी होती है 2.75, और इसकी होती है 2.5। हाँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, sp की। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए, भले पीरियोडिक टेबल में याद करके आए, भले यहाँ याद करके आए, तो आपको ये पूरा एग्जाम्पल से याद आएगा। हेलोजन मतलब फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, हो गया। तो ये आपके -I का ऑर्डर था, जो आपको पूरा याद होना चाहिए। उसके बाद अपन बात करते हैं +I की, पेन चेंज करके +I की बात करते हैं। तो +I का ऑर्डर भी अपन याद करते हैं। +I का ऑर्डर अपन अगर याद करने बैठे तो सबसे पहले जैसे वहाँ कंप्लीट पॉजिटिव आया था, तो +I में आएगा कंप्लीटली नेगेटिव, सबको पहले रखेंगे, कंप्लीट नेगेटिव को पहले रख देंगे, ठीक है। और कंप्लीट नेगेटिव को सबसे पहले रख दिया अपन ने। उसके बाद में फिर हाइड्रोकार्बन में आता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, मतलब जो बड़ा ग्रुप होगा, बड़ा हाइड्रोकार्बन होगा, उसको आगे रख देंगे, ठीक है। एक तो ये ऑर्डर है अपना, जिसको भी मैं लिख देता हूँ पहले, सबसे पहले तो इसी को लिख के दिखाता हूँ, जिससे पहले आ जाएगा जितना भी नेगेटिव वाला होगा ना, सबसे पहले नेगेटिव वाला एक मेनली अपने एग्जाम में आता है, वही लिख रहे हैं अपन, O- और उसके ऊपर माइनस लगा हुआ है, फिर C_O, ये आगे कंप्लीट नेगेटिव वाले आगे आगे सबसे। उसके बाद में ये 3 डिग्री CS3 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 +I तो याद रखना बहुत आसान है, कंप्लीट नेगेटिव को सबसे आगे रख दो, और फिर 3 डिग्री और 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये 2 डिग्री बन गया आपका। 3 डिग्री मतलब 3 ब्रांचें निकली हुई है, और 2 डिग्री मतलब 2 ब्रांचें निकली हुई है, और 1 डिग्री मतलब 1 ब्रांच निकली हुई है। ये 1 ब्रांच निकली हुई, ब्रांच मतलब मैं ब्रांच को कलर कर देता हूँ, ये 1 ब्रांच, ये 3 ब्रांचें, इसमें 2 ही ब्रांचेस हैं, और इसमें 1 ही ब्रांचेस हैं। तो ये होगा ना, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। ओके, आया बात समझ में? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और इसके पीछे आ जाएगा आपका मिथाइल, तो उसको अपन यहीं लिख देते हैं, थोड़ा इसको शॉर्ट करके लिखते हैं ताकि एक ही लाइन में आ जाए। ये आ जाएगा आपका CS2 CS3, और इसके पीछे आ जाएगा सबसे पीछे मिथाइल अकेला CS3। तो इसको 0 डिग्री तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, तो ये आपका आ गया इसका ऑर्डर, किसका, +I का। तो +I तो बहुत आसान था ऑर्डर याद करना। इसमें एक तो ये हो गया, दूसरा होता है इसमें जो आते हैं ना हाइड्रोजन के आइसोटॉप, उसमें दिक्कत होती है। CT3 सबसे आगे होता है, फिर CD3, और फिर आता है CS3। ये होता ऑर्डर होगा। ट्राइट्रियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम, ये है +I का ऑर्डर। एक ऑर्डर और लिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एक होता है H ऑर्डर, H का हाइपर कंजुगेशन का ऑर्डर, H ऑर्डर। उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ये ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। उसमें क्या होगा, CT3 सबसे कम, फिर CD3, और फिर सबसे ज़्यादा हो जाएगा CS3।
ये आगे आएगा, लेकिन यहाँ दोनों चीज़ें अपन कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ लगा दिया। तो प्लस आई का ऑर्डर और ये आपका माइनस आई का ऑर्डर अपन लिख चुके हैं। प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को धक्का देना, माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को खींच के रखना। अब मैं कुछ आपको बेसिक फॉर्मूले दिखाता हूँ, कल अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ अपने काम आएंगे। जब अपन एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, ठीक है, अपन क्या क्या बातें करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, या फिर अपन बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है, इसका मतलब एक ही है, या के ए, ठीक है, और के एक अगर के ए का ऑर्डर पूछे या एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछे, ठीक है, एक ही बात होती है। और एसिडिक स्ट्रेंथ का आपको पीएच का भी हो जाएगा, आपको पता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में अपन लोग बताएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है माइनस आई के डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है और पॉजिटिव आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये फॉर्मूला है एसिडिक स्ट्रेंथ, पहली बात, या फिर के ए का ऑर्डर पूछे, या फिर कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी पूछे, ठीक है, क्या क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ, के ए या कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी पूछे तो। और अगर आपसे यहाँ लिख रहा हूँ मैं बेसिक स्ट्रेंथ पूछे तो उसका उल्टा पूछ लो, उल्टा कर लो। बेसिक स्ट्रेंथ पूछेगा तो प्लस आई के इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इसमें के ए था वैसे के बी हो जाएगा, वहाँ कार्बोकेटाइन था, कार्बोनाइन था, यहाँ कार्बोकेटाइन हो जाएगा, ठीक है, और एक कार्बन फ्री रेडिकल भी इसी ऑर्डर में आता है, ठीक है। और एक तो इन्फॉर्मेशन ये हुई जो बॉक्स में मैंने बंद की, एक इन्फॉर्मेशन ये हुई, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए के ए और पी के ए उल्टे होते हैं एक दूसरे के, और पी एच मतलब ऑर्डर पूछेगा ना, के ए का ऑर्डर निकाल देंगे अपन लोग, एसिडिक है ना, एसिडिक का ऑर्डर निकाल देंगे। अब के ए का ऑर्डर पूछना तो वही ऑर्डर है, पी के ए का पूछना तो उसका उल्टा कर देंगे, पी एच का पूछना है तो उसका उल्टा कर देंगे, ये भी इसी से कनेक्टेड है। वैसे यहाँ पे अगर पी ओ एच का पूछता है, पी एच का उल्टा होता है पी ओ एच, तो चलिए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल देंगे अपन लोग, फिर वही ऑर्डर उसका होता है के बी का, और उल्टा हो जाएगा इसका पी के बी का, और सीधा हो जाएगा पी एच का। तो ये इन्फॉर्मेशन थी अपने पास में, ठीक है। और जैसे ही अब एसिड का मतलब, आपको बेसिक एसिड का मतलब तो पता ही होना चाहिए, जो H प्लस दे सके, H प्लस देकर स्टेबल एनायन बनाए। H प्लस किसी से निकल जाएगा तो क्या होगा, जो एनायन बनेगा पीछे वो स्टेबल होना चाहिए, ये मेन होती है। और बेसिक स्ट्रेंथ में जो अपने सबसे काम की चीज़ होगी, 5 स्टार बोल सकते हैं अपन लोग, है ना, वो काम की चीज़ होगी, क्वेश्चन करेंगे कल बताऊँ आपको। सबसे पहले एलिफेटिक एमीन को रखना आप, एलिफेटिक एमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होती है। उसके बाद होता है एरोमेटिक एमीन, और उससे बाद होता है एलिफेटिक एमाइड। 90% क्वेश्चन बेसिक स्ट्रेंथ के इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे आपके, एलिफेटिक एमाइड, फिर आएगा एरोमेटिक एमाइड, ठीक है। और इससे पहले भी एक चीज़ आएगी, वो होगी ग्वानिडीन, लेकिन वो नीट लेवल की नहीं है, ग्वानिडीन, ठीक है। तो ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रेंथ। आप आज इसको साथ साथ लिखिए और ये चीज़ें याद कर लीजिए, कल आपको वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपने जितना पढ़ाया मैंने आज उसको आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए रख देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो इतना आज अपन ने किया है, और कल अपन इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल, बहुत सारे।